गुड इवनिंग। हेलो। क्यों कर रहा है? बताइए, 1 मिनट बस।
गुड इवनिंग बच्चों। अभी तो नहीं हो रहा कुछ भी इको वगैरह? सब कुछ परफेक्ट है? नहीं बेटा, आज मैं वर्टिकल स्क्रीन पे पढ़ाऊंगा। मैं विजिबल हूँ। ठीक है। चलिए मुझे बताइए, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर खत्म हो गया था, सारे स्ट्रक्चर्स पूरे हो गए थे। ठीक है। आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। लास्ट टॉपिक है आज। आज मैं आपको डिफेक्ट वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट। पहला पॉइंट तो ये कि व्हाट इज डिफेक्ट। नहीं, स्पाइनल वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, है ना। अब बेटा मैं ये ये है ना चैट बॉक्स, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं किसी के चैट नहीं देखूंगा। हाँ, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, पढ़ाने पे ध्यान दे रहा हूँ। किसी के भी चैट वगैरह मैं नहीं देखने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। आपको खुद को अगर डाइवर्ट करना है तो आप चैट वगैरह करते रहो। मैं नहीं इससे डाइवर्ट हो रहा हूँ। तो देखिए, डिफेक्ट है क्या? डिफेक्ट का मतलब है कि एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, एनी डेविएशन फ्रॉम आइडियल ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज डिफेक्ट। ठीक है। आइडियल ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल से कोई भी जो डेविएशन है, दैट इज कॉल्ड ए डिफेक्ट। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है। मान लो सपोज मैं एक लैटिस बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ये एक लैटिस बना लिया। यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, एक्चुअली ये शो कर रहे हैं कि एटम्स ने इन लैटिस पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। ये जो मैंने क्रॉस कर रखे हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली लैटिस पॉइंट्स, ऑक्यूपाइड लैटिस पॉइंट्स। अब मान लो कुछ ऐसा हो कि सपोज एक एटम जो है अपनी लैटिस पोजीशन से मूव कर जाए। स्क्रीन बेटा ऐसी रहेगी, आज वर्टिकली में पढ़ाऊंगा, नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल। ठीक है। एक एटम जो है वो अपने किसी लैटिस पॉइंट से मिस हो गया। अगर कोई एटम अपने लैटिस पॉइंट से फिक्स हो गया, तो बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट। मतलब अगर अपनी लैटिस पोजीशन पे छोड़ के चला जाए एटम, तो अपने आप में डिफेक्ट है। या फिर क्या हो कि अपने लैटिस पोजीशन से हटकर वो वॉइड स्पेस में एंटर कर जाए। मान लो इस तरीके से ये वॉइड स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस जिसको बोलते हैं। बहुत बड़े घोंचू हो तुम लोग तो। अभी ठीक है। मुझे इसमें स्पेस बहुत कम लगता है लिखने के लिए, बार बार पेज टर्न करने पड़ते हैं। तो अगर कोई एटम जो है वो अपनी पोजीशन से हट के या तो वर्ड स्पेस में एंटर कर जाए, अगेन इट्स ए सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट। या कोई बाहर से फॉरेन एटम लैटिस में एंटर कर जाए, तो बेसिकली एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल आइडियल ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड ए डिफेक्ट। ठीक है। तो अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है डिफेक्ट में, उन पे आते हैं। टाइप ऑफ डिफेक्ट की बात करें अगर, तो डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। अच्छा ये ध्यान रखना
कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो डिफेक्ट बढ़ते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। और अगर सिस्टम के अंदर डिफेक्ट बढ़ते हैं तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, उसके अंदर अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, एक्चुअली व्हेनेवर ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल इज आइडियल, क्रिस्टल विल बी परफेक्ट और एंट्रोपी उसकी लीस्ट होगी। बट जैसे जैसे डिफेक्ट फॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि जो एंट्रोपी है क्रिस्टल की वो इंक्रीज होगी। टाइप ऑफ डिफेक्ट में आते हैं। डिफेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप: स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, ये थ्री टाइप ऑफ डिफेक्ट हमें देखने हैं। फर्स्ट स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट इज स्टोइचियोमेट्रिक? जैसे देखो, सपोज मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है AXBY, रेशियो ऑफ एटम A and B is X:Y, ratio of atom is X:Y. If by any means after defect in crystal, if this ratio does not alter, अगर ये रेशियो चेंज नहीं होता तो डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, even after defect if ratio does not change then it is called stoichiometric defect। क्लियर है? डिफेक्ट होने के बाद भी अगर ये रेशियो ऑल्टर नहीं होता then it is called stoichiometric defect। if ratio change then it is called non stoichiometric defect। अब आते हैं stoichiometric defect और उसके टाइप में। फर्स्ट टॉपिक इज stoichiometric defect। ध्यान से देखेंगे, अगर आप लगातार चैट पे आपका दिमाग है, इट मींस आपका कंसंट्रेशन लेवल कम है ना? अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल कम है तो आपके लिए आगे आने वाले समय में दिक्कत है। टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट देखिए, अगर ऑल एटम्स आर ऑफ सिमिलर टाइप लाइक मेटेलिक क्रिस्टल्स हैं जिसमें सभी एटम एक जैसे होते हैं, उनमें इस डिफेक्ट का नाम जो है, बेटा तुम हेडिंग प्रॉपर तरीके से डाल लेना ना। इवन मैंने क्या रखा है कि मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, वहां से पढ़ लेना प्रॉपर तरीके से। अगर तुम्हारा सारा फोकस हेडिंग और इन सब चीजों पे ही है तो बेटा इसके लिए तो बुक सबसे अच्छी है, क्लास में आने की जरूरत क्या है? आधी जनता यहाँ नोट्स के चक्कर में है। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में इफ एटम्स आर ऑफ सिमिलर टाइप, अगर सारे एटम एक जैसे हैं तो देखिए दो डिफेक्ट होते हैं। एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी जनता मैंने इससे पहले अपने 11 साल के टीचिंग कैरियर में मैंने कभी नहीं देखी थी, ये ट्रुथ है बेटा। मे भी इसलिए भी हो सकता है कि आपको अभी क्या है ना कि बात करने के लिए आप स्वतंत्र हो, क्लास में लोगों की हिम्मत नहीं होती है बात करने की, तो भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, है ना? इसलिए शायद ऐसा है। सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए वैकेंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? मान लो मैं एक लेटेस्ट ड्रॉ, ये डिफेक्ट उनमें है जिनमें सभी एटम सिमिलर है, और सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स।
सारे एटम एक जैसे। देखना इसमें क्या होता है। एक लैटिस ड्रॉ कर रखा है, आइडियल लैटिस है। इन सभी पोजीशंस पे एटम्स हैं। ये क्रॉस साइन ये बता रहा है कि लैटिस पॉइंट फिल्ड है, मोटिव बोल रहे हैं इनको। एक्चुअली अगर कोई एटम अपने लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड मोटिव। तो ये मोटिव है। ये आइडियल क्रिस्टल है मेरे पास। अब ड्यू टू सम रीजन इफ वन ऑफ एटम लीव इट्स लैटिस पोजीशन, मान लो सपोज तो एटम अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ के निकल जाए, तो यहाँ पे देखिए एक वैकेंसी क्रिएट हो गई इस पॉइंट पे। तो ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट है। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। ऑल एटम्स आर सेम। सारे एटम एक जैसे हैं, सेम है। अभी देखो एक दूसरा लेटेस्ट बना रहा हूं। ठीक है, ये लेटेस्ट पॉइंट्स हैं। इनिशियली क्रिस्टल वाज परफेक्ट एंड आइडियल। ड्यू टू सम रीजन मान लो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक एटम अपने लेटेस्ट पोजीशन से निकल के बीच में वॉइड स्पेस में चला गया। ये वॉइड स्पेस है, इसके अंदर चला गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला गया। एटम अपने लेटेस्ट पोजीशन से निकला और कहां पे चला गया, वॉइड स्पेस में। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ भाई, अगर इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में मेजर करूं तो इसमें क्या होगा कि डेंसिटी सिस्टम की कम हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एटम परमानेंटली क्रिस्टल से चला गया है ना। यहाँ पे डेंसिटी में नो चेंज। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट। लैटिस ये परफेक्ट था, एक एटम आके इंटरस्टिशियल पोजीशन में इंसर्ट हो गया इस तरीके से। ये सिनेरियो है इसमें। ठीक है, ये परफेक्ट लैटिस था, एक बाहर से फॉरेन एटम आया और बीच के इंटरस्टिशियल स्पेस में इंसर्ट हो गया। इस केस में क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये तो कहानी हुई जहां सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं। अब आ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल्स में। इसी स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट को देख रहे हैं। आयनिक क्रिस्टल में जो डिफेक्ट है, नहीं जरूरी नहीं है सेम साइज का होगा, किसी भी साइज का आके बस वो इंटरस्टिशियल स्पेस में फिट हो जाए, कोई जरूरी नहीं है सेम साइज का हो। आयनिक क्रिस्टल में इन डिफेक्ट्स के दो टाइप हैं, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। फर्स्ट इज शॉर्टकी डिफेक्ट एंड सेकंड इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, एक मिनट, लास्ट क्लास में आज पढ़ाया था शॉर्टकी डिफेक्ट हिंदी वाले बैच में। ये रहा, ये देखिए बेटा, ये NaCl का लैटिस है, ध्यान से देखना। NaCl का लैटिस है ये। इसमें से Na प्लस आयन, सेम नंबर ऑफ आयंस लाइक Na प्लस। इवन एक फंडामेंटल रूल याद रखिएगा डिफेक्ट का, इवन आफ्टर डिफेक्ट क्रिस्टल न्यूट्रलिटी ऑफ लैटिस इज ऑलवेज मेंटेन। मतलब क्रिस्टल पे हमेशा डिफेक्ट के बाद भी नेट चार्ज मस्ट बी जीरो। क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन आफ्टर डिफेक्ट। ये डिफेक्ट का फंडामेंटल रूल है कि डिफेक्ट होने के बाद भी उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए।
है ना? ये बात समझ में आई? बताइए मुझे, ये बात क्लियर है सबको? क्रिस्टल न्यूट्रलिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस थे इस लैटिस में। अब हुआ क्या कि वन ऑफ द Cl माइनस, एक Cl माइनस अपने लैटिस पॉइंट से और एक सोडियम प्लस अपने लैटिस पॉइंट से निकल गए। ठीक है, ये दो आयंस जो है अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ के चले गए। अगर ये दो आयंस लैटिस पोजीशन को छोड़ के चले गए तो क्या होगा कि बेसिकली अगर बात करें तो इन दो पोजीशन पे डिफेक्ट फॉर्म हो जाएंगे। बेसिकली दीज टू पोजीशंस और आर कॉल्ड शॉर्ट की पेयर, इनको शॉर्ट की पेयर बोलते हैं। ऑब्वियसली एक कैटायन जाएगा तो साथ में उसके एनायन भी जाएगा चार्ज को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टल न्यूट्रलिटी इन डिफेक्ट्स में हमेशा मेंटेन रहती है। Na प्लस निकला, साथ में एक Cl माइनस निकल गया, एक शॉर्ट की डिफेक्ट बन गया। ठीक है, एक शॉर्ट की पेयर फॉर्म हो गया। तो इसमें पॉइंट्स कुछ लिखवा देता हूं मैं। फर्स्ट, इक्वल नंबर ऑफ आयंस missing from their lattice point, from their lattice position। क्या पॉइंट? मुझे बताओ कि आफ्टर ऑल इस इफेक्ट के बाद व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल? क्रिस्टल डेंसिटी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? डिक्रीज कर जाएगी। आयंस निकल के जा रहे हैं तो क्रिस्टल डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, ये डिफेक्ट उनमें मिलता है जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड में मिलता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। अगला पॉइंट ये है कि जो साइज है, अक्षित तुम्हारा नाम अक्षित क्यों है बताओ जरा? वाई? बोलो भाई, क्यों नाम है तुम्हारा अक्षित? वैसे ही इसमें भी एक्सपेरिमेंटल है कि जो साइज है उनमें ज्यादा होती है, इनमें डिफेक्ट फाउंड होता है। वाई का क्या रीजन है? ये डिफेक्ट उनमें मिलता है जिनमें साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर सिमिलर। साइज ऑफ केटायन एंड एनायन आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सेम। एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, cesium क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। ये 4 एग्जांपल हैं शॉर्ट के डिफेक्ट के, ध्यान में रखते हैं। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, केवल उन्हीं की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफेक्ट मिलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा अगर डिफेक्ट मिलते हैं तो हम उनमें उस डिफेक्ट को उसके अंदर कंसिडर करते हैं जो डोमिनेटिंग है। NaCl में इवन मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट भी मिलता है, शॉर्ट की भी मिलता है। ठीक है, तो जो डिफेक्ट उनके अंदर प्रोफाउंड है उसका नाम हम लिखते हैं। एक कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी है। ये क्लियर है? शॉर्ट की डिफेक्ट में होता क्या है कि बराबर नंबर में आयंस जो है अपने लैटिस पोजीशन को छोड़ के निकल जाते हैं। ठीक है, अगर अपने लैटिस पोजीशंस को छोड़ के निकल जाते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ पोजीशंस वैकेंट मिल जाती है। बेसिकली दे आर साइट ऑफ डिफेक्ट्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफेक्ट डेंसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, डेंसिटी कम होगी। अगला पॉइंट ये है कि डिफेक्ट उनमें ज्यादा कंसिडरेबल है वेयर साइज ऑफ आयंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। साइज ऑफ आयंस सिमिलर होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। बिकॉज अगर सोचो कैटायन और एनायन का साइज अगर ऑलमोस्ट कंपेरेबल है तो रेडियस रेशियो हाई होगा। ठीक है,
अगर रेडियस रेशियो हाई है तो ऑब्वियसली अगर रेडियस रेशियो आपको हाई मिल रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी, ठीक है। बहुत ही वाहियात प्रकार के डाउट। एक काम करना आप लोग, अभी मत लिखो कुछ भी, लास्ट के 10 मिनट में फ्री आपको टाइम दे दूंगा, अब जो डाउट है वो पूछ लेना। अभी कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत लिखो, कुछ भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ भी नहीं। लास्ट के 10 मिनट में आपको टाइम दे दूंगा, आपको जो पूछना है वो पूछेगा, ठीक है। मत लिखो कुछ। नेक्स्ट आते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट पे। नेक्स्ट डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए इस डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए ये AgCl का क्रिस्टल है, इसमें जो बिगर आयन है दैट इज Cl माइनस, स्मॉलर वन इज Ag प्लस आयन। तो अब इसमें हो क्या रहा है ना कि Ag प्लस अपनी जगह को छोड़ के, देखो यहाँ से Ag प्लस जो है पहले यहाँ हुआ करता था, ये अपनी जगह को छोड़ के इस इंटरस्टिशियल ओपन स्पेस वैकेंट स्पेस में मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया, ठीक है, इस जगह पे मूव कर गया। बेसिकली जहाँ पे पहले वो पोजीशन थी वो तो वैकेंट हो गई। इट इज सॉर्ट ऑफ, अगर बात की जाए ना तो यहाँ पे पहले Ag प्लस हुआ करता था, वो अपनी पोजीशन छोड़ के चला गया, ठीक है। तो यहाँ तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, और अगर बोला जाए तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ गया, तो यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन गया। यहाँ पे इस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट और डिसलोकेशन डिफेक्ट, ऑल्सो नेम डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, Ag प्लस जो है वो अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ के बीच की इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऐड हो गया, डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से, इसलिए इसको बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। एक्चुअली ये डिफेक्ट वहां मिलता है जहां पे डी सिमिलर साइज हो, साइज ऑफ केटायन एंड एनायन, साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, मोस्टली केटायन छोटा हो जो वर्ल्ड स्पेस में इंटरस्टिशियल पोजीशन में एंटर कर जाए, और एनायन बड़ा हो, ठीक है। वहां मिलता है जहां कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, उन कंपाउंड में मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो, साइज में ज्यादा डिफरेंस हो। अच्छा बताओ, एज मत बताओ, आप मत बताओ, मैं मुझे ही बोलने दो। क्या डेंसिटी में कोई चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। जो केटायन डिसलोकेट हुआ वो अभी भी अपने लैटिस के अंदर ही प्रेजेंट है, लैटिस पोजीशन को छोड़ के नहीं जा रहा है, ठीक है, लैटिस के अंदर ही अभी भी, ठीक है, तो नो चेंज इन डेंसिटी। एक चीज इसमें चेंज हो जाती है, एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाती है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है वो भी सुन लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है, क्यों इंक्रीज कर जाता है सुनना। एक्चुअली देखिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इट इज सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, आप पढ़ते हो ना F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो अगर देखिए बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिपेंड करता है चार्ज सेपरेशन पे। अब यहाँ पे ये जो देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से डेंसिटी बढ़ने की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा कैटायन आ गया ना बीच में, ये जो यहाँ मूव करके आ गया,
तो नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस बढ़ गए, ठीक है। तो इन पॉजिटिव आयंस के बढ़ने की वजह से जो चार्ज में सेपरेशन था वो यहाँ पे डिस्टॉर्ट हो गया, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का राइज कर जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल इंक्रीज, ठीक है। ये डिफेक्ट वहां मिलता है जहां पे स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। अभी बता रहा हूँ इस बात को। AgCl, AgBr एंड AgI, जिंक 2+ और सिल्वर प्लस, इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेसिकली इनका काम है ना कि इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट वहां मिलता है जहां कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो, शॉर्टकी डिफेक्ट वहां प्रोफाइंड है जहां पे आयनिक कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो। तो बिकॉज ऑफ दिस स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन Zn+2 और Ag+ का साइज बहुत छोटा होता है, ये बहुत छोटे आयंस होते हैं। Zn+2 आयन और Ag+ आयन ये बहुत छोटे आयन होते हैं, ठीक है। इनकी वजह से साइज में जो डिफरेंस है वो फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट करता है। शॉर्टकी ऑफ फ्रैंकल फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, सॉर्ट ऑफ स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। चलो 2 मिनट का टाइम दिया, इसमें पूछना है तो पूछो कुछ, 2 मिनट का टाइम है। शॉर्टकी ऑफ फ्रैंकल में जो पूछना है पूछो। शॉर्टकी ऑफ फ्रैंकल में आपको जो पूछना है पूछो। बता दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर गई। आपको इतना याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा एंटर हो गया, जिससे पॉजिटिव आयंस की डेंसिटी बढ़ने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इनऑर्गेनिक वाले सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात सुनना, AgBr में दोनों डिफेक्ट मिलते हैं, व्हाट इज रीजन फॉर दिस? AgBr शो बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट। पॉइंट है, AgBr शो both defects, Schottky as well as Frankel. What is reason for this? सुनिएगा ध्यान से, फिर से बता दूं पूरा। वेरी गुड ऋतिक कुमार, तुम भी फिर से एक बार 11th-12th रिपीट कर लो बेटा, ठीक है। AgBr दोनों डिफेक्ट क्यों शो करता है उस बात पे आते हैं। एक तो साइज का डिफरेंस है, Ag+ और Br- में Ag+ बहुत छोटा है, ठीक है, और Br- जो है वो बड़ा है। एक तो साइज डिफरेंस की वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन साइज। साइज में डिफरेंस की वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाता है। ये शॉर्ट की क्यों दिखाता? जो Ag+ आयन है ना वो बहुत छोटा है, ये Br-, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है इसलिए शॉर्ट की डिफेक्ट शो करता है। तो ये याद रखना कि मतलब इसका रीजन में लिखवा देता, एक बात लिखवा देता हूँ, Ag+ दोनों डिफेक्ट क्यों शो करता है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने से शॉर्टकी इफेक्ट दिखाता है, साइज में डिफरेंस होने से ये फ्रैंकल दिखाता है। बताइए, ये क्लियर है? ये इंटरस्टिशियल में पोजीशन में जा रहा है तो डेंसिटी कैसे चेंज होगी? है तो लैटिस के अंदर ही ना। इंटरस्टिशियल स्पेस किसको कहते हो? यहाँ मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं अपने लैटिस पॉइंट पे हूँ। अभी मैं जाके जमीन पे बैठ जाऊं खाली जगह पे, तो वो तो कमरे के अंदर ही ना। बताइए मुझे, एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट? साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस का मतलब बता दूं, मतलब खली में और मेरे अंदर साइज डिफरेंस है। मैं उसके लिए कैटायन हूंगा, वो मेरा एनायन हो जाएगा। यस, ये अच्छा सवाल पूछा कि देयर विल बी चेंज इन कंडक्टिविटी। यस बेटा, वेरी गुड, ये अच्छा सवाल था। इन सारे डिफेक्ट की वजह से कंडक्टिविटी विल राइज,
ठीक है, वेदर इट इज शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, कोई भी इन दोनों में से डिफेक्ट है। आप देखिए यहाँ पे होगा क्या कि बेसिकली ये पोजीशन वैकेंट हो गई। इस वैकेंट पोजीशन पे आयंस का माइग्रेशन फटाफट होगा। मतलब एक कोई आया कैटायन यहाँ पे बैठ गया, फट से ये यहाँ वैकेंट पोजीशन आ गई, फिर इस वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए यहाँ से आयन मूव किया, फिर यहाँ वॉइड बन गया। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ आयंस होंगे उसकी वजह से कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। सिमिलरली इसमें भी यही होगा कि फटाफट ये वाले आयंस इसमें जंप किए, ये इसमें जंप किए, फिर यहाँ एक शॉर्ट की पेयर बन गया। तो आयंस का फ्रीक्वेंट मूवमेंट होता रहता है इनसाइड वॉइड। उस वजह से क्या होता है कि कंडक्टिविटी राइज कर जाती है आफ्टर वेदर इट इज फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की, कोई भी डिफेक्ट हो इट विल इनहेंस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। और एनी पॉइंट, कोई पॉइंट और पूछना आपको बताइए। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे इंक्रीज, आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक वाले सर कि आयनिक कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजें वो बताएंगे, कि मुझे नहीं आती। ठीक है, सिल्वर तो सीएल से बड़ा होना चाहिए, ये सारी बात नहीं होता बड़ा बेटा, नहीं होता। आप साइज चेक कर लेना, गूगल कर लेना। हाँ, एमएस भाटी सर पढ़ाएंगे ये सारी चीजें। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे। सर वाई शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट अकर, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मुझे मेरा तो यही डाउट है कि गवर्नमेंट ने क्यों कैंसिल कराए बोर्ड एग्जाम, व्हाई दे कैंसिल दीज एग्जाम्स। भाटी सर मुझे याद कर रहे थे, हमारा तो रोज मिलना जुलना होता रहता है। अच्छा, कोविड कम करने के लिए, चलो छोड़ो, खैर वो सारी बातें छोड़ो। चलो ये क्लियर है ना, शॉर्ट की और फ्रैंकल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा ये देखिए इनको हम कहते क्यों है स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें देखो, पहले जो सोडियम और क्लोराइड बराबर नंबर से माइग्रेट किए, तो क्या उनके रेशियो में कोई चेंज आया, एटम के रेशियो में कोई चेंज आया, नहीं आया। इसमें ये आयंस वहीं का वहीं रह गया लैटिस के अंदर, क्या रेशियो चेंज हुआ, नहीं आया। इसीलिए बेटा इस डिफेक्ट को बोलते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अभी आते हैं नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट पे। यहाँ जो रेशियो है वो आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। हिमाद्री अभी हेडिंग सही से लिख रहा हूं मैं। बेटा हमें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, रिप्रेजेंटेशन ये वो फालतू फंड की चीजें नहीं, हमें काम की। अभी जैसे ना, अभी आप जो जितनी फालतू फंड की चीजें पूछ रहे हो ना, अब वो बाद में समझ में आएगा इनका तो कोई मतलब ही नहीं था, हमें जो पूछना चाहिए वो तो हमने कभी पूछा ही नहीं। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व, भाई कुछ चीजें केमिस्ट्री में फैक्ट बेस्ड है, बस फैक्ट बेस्ड है, क्योंकि हम जो जो पढ़ रहे हैं ना बेटा, वो केमिस्ट्री का इवन 2% भी नहीं है, जो हायर लेवल केमिस्ट्री है। तो बहुत सारी चीजें क्या होती है कि फैक्ट बेस्ड होती है, हम जस्ट डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ते हैं उनके। अब हर चीज में मैं अगर वाई लगा दूं ना, तो क्लास की बैंड बन जाएगी, मतलब हर चीज में के जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वास्ट है, उस केमिस्ट्री का 2% भी हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। कभी आपको अच्छी केमिस्ट्री देखनी होगी तो एक बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, एटकिंस नाम से, पीटर एटकिंस नाम से, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की बाइबल बोलते हैं उसको। उसको आप एक बार देखिएगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि आपको तो केमिस्ट्री आती नहीं बिल्कुल। इवन मुझे भी यही फील होता है, आपको मतलब वो बुक ही फिजिकल केमिस्ट्री की, और मुझे यही फील होता है कि मुझे फिजिकल बिल्कुल नहीं आती, एनमस्ती तो नहीं। आप कभी एटकिंस उठा के देखिएगा, तो बहुत सारी चीजें एडवांस जो एक्सपेरिमेंट से उनके रिजल्ट्स हैं, तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है इस लेवल पे।
है? नहीं, चैट डिसेबल करने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, अब सुनना, मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखिए, अब मान लो ना कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, और थोड़ी देर के लिए इस इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ। ठीक है, मान लो एक नॉर्मल क्रिस्टल था सोडियम क्लोराइड का, ब्लू कलर, और यहाँ बेचारा एक Cl माइनस भी था, सब कुछ परफेक्ट था। ठीक है, अब आपने क्या किया ना कि इस क्रिस्टल को थोड़ा सा हीट कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। सोडियम वेपर के साथ इस क्रिस्टल को हीट कर दिया, तो सोडियम तो मेटल है, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा, कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस में बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए, अब ये जो सोडियम प्लस है ना, ये इसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। ये सोडियम प्लस के चारों तरफ इकट्ठा होता गया। ये जो बाहर सोडियम प्लस बैठा हुआ है ना, कुछ हो सकता है क्लोराइड माइनस इसके थ्रू अट्रैक्ट हो। मान लो कोई एक क्लोराइड जो है वो अपने लेटेस्ट पोजीशन को छोड़ के बाहर आ गया, इस जगह से बाहर निकल गया, क्लोराइड यहां से चला गया, तो ये बीच में क्या मिला, ओपन स्पेस खाली मिल गया, ये जगह खाली हो गई, चार्ज इम्बैलेंस हो गया, इसमें मेटल एक्सेस में आ गया, सोडियम प्लस ज्यादा हो गया, एक क्लोराइड बाहर निकल गया, इसने Na प्लस के साथ मिलके नई केमिस्ट्री बना ली, NaCl बना लिया। Na प्लस यहाँ से एक Cl माइनस डिपार्ट कर गया, और उसने सोडियम के साथ मिलके नई केमिस्ट्री बना ली। ठीक है, अब ये जो पोजीशन वैकेंट आ गई, तो यहाँ तो चार्जेस इम्बैलेंस हो गए, एक यूनिट चार्ज ज्यादा हो गया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन सोडियम प्लस। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, क्रिस्टल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये फंडामेंटल रूल है डिफेक्ट का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होने के बाद बाहर निकला था, ये क्या करेगा कि इस वॉइड स्पेस में इंसर्ट होगा, इस चार्ज को बचाने के लिए कहेगा यार चार्ज को अभी भी मैं न्यूट्रली कर ही सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन नाम है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, ये बात समझ में आई आपके? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया, आप देखिए क्रिस्टल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया वापस से, नेट चार्ज 0 हो गया। क्रिस्टल जया क्यों नहीं हुआ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्रिस्टल यहां से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है ना, सोडियम प्लस जो है वो इस Cl माइनस से कंबाइन करके वापस से NaCl बना दिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इंसर्ट हो गया टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल। अब देखिए सोडियम प्लस इसमें एक्स्ट्रा है लैटिस के अंदर, इस लैटिस के अंदर सोडियम प्लस एक्स्ट्रा हो गए, बताइए यस और नो? सोडियम प्लस इस लैटिस के अंदर ज्यादा हो गए, यस और नो? हो गया ना, मेटल एक्सेस में आ गया, नंबर ऑफ मेटल आयन एक्सेस में हो गया, चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन ने कर दिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना दिया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ना, चार्ज तो बैलेंस कर दिया। अब सुनना, एक्चुअली इस डिफेक्ट के बाद क्या होता है कि क्रिस्टल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है, लाइक इसका कलर चेंज हो जाता है, अगेन कंडक्टिविटी विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी राइज कर देगा, क्रिस्टल पे कुछ नई प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एफ सेंटर। ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एफ सेंटर, फॉर्बेन जेंटल सेंटर बोलते हैं, बेसिकली जर्मन वर्ड है,
कलर सेंटर बोलते हैं इसको। एफ रिप्रेजेंट कलर, फॉर्मेंजेंटल सेंटर कॉल्ड कलर सेंटर। इससे क्या होगा कि इस पे एक नया कलर इंड्यूस हो जाएगा, बिकॉज क्यों कलर इंड्यूस हो जाता है? ड्यू टू इंटर इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। ये क्या होता है, सुनना ये बात। इंटर इलेक्ट्रॉनिक, बेटा आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरा वीडियो भगा भगा के देख लेना, जहां पे जो बात आपको फिर से सुननी हो वो फिर से सुन लेना, ठीक है? डिस्टर्ब मत करो बस। एक्चुअली इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होते हैं? अब क्रिस्टल्स के अंदर वाइब्रेशन होते हैं हमेशा, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है क्रिस्टल के अंदर। तो वाइब्रेशनल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी हायर स्टेट में मूव कर जाएगा। अब हायर स्टेट में नई सोसाइटी में आ गया, हायर स्टेट में उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करेगा, अनस्टेबल फील करेगा, वापस से लौट के ग्राउंड स्टेट में जाएगा। तो जब ग्राउंड स्टेट में जाएगा ना, हायर से लोअर स्टेट में, तो एनर्जी दो स्टेट की डिफरेंस के बराबर एनर्जी एमिट करेगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विजिबल विजन में लाई करती है, then you can see a color corresponding to this electromagnetic wavelength. Most of them जो ये कलर मिलते हैं वो विजिबल जोन में मिलते हैं, इसकी करस्पॉन्डिंग येलो कलर दिखाई देता है इस डिफेक्ट के बाद NaCl क्रिस्टल का, येलोइश कलर दिखता है, हमेशा येलो नहीं दिखेगा। लाइक NaCl है, सॉरी LiCl है, उसमें एक डिफरेंट कलर दिखता है, ठीक है? लिथियम क्लोराइड में शायद कुछ पिंक वगैरह कलर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है ना? पिंक कलर शायद आता है उसमें, ठीक है? ये बात समझ में आई, मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट में? मेटल आयन एक्सिस में कैसे आया, ये समझ में आया? कैसे आया एक्सिस में? एन आयन अपने लेटेस्ट पोजीशन को छोड़ के निकल गया, ऑलरेडी मेटल एक्सिस में हो जाएगा, ठीक है? अब आप गर्म कर दोगे सोडियम, तो सोडियम तो इकट्ठा हो ही जाएगी ना NaCl के चारों तरफ। ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर होते हैं बेटा, 10 की पावर ऑर्डर के होते हैं, ये तो एक सिंगल जस्ट थोड़ा सा व्यू दिखाया है। सम आप वीडियो में देख लीजिएगा वापस से, वहां आप रिपीट करके 4 बार भी देख सकते हैं, मतलब सम करते जाइएगा, सम 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 अप टू इनफाइनाइट, समेशन का साइन लगा के। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया इस लेटेस्ट पोजीशन से। बेटा ये 6 लेक्चर का टॉपिक है आज, 6 मैक्स, ये 8वां लेक्चर है आज। आप अभी भी कह रहे हो एक बार समराइज कर दो, स्कूल में पढ़ रहे हो जैसे लग रहा है। सर वो लास्ट क्लास नहीं समझ में आई थी, आज फिर से वो पढ़ा दो, है ना? 1 साल का जेई का सिलेबस आपके हिसाब से चलो तो 5 साल में होगा। चलिए नेक्स्ट, इसी का दूसरा टाइप एक और है, उसको बताता हूँ मैं आपको। इसी का सेकेंड टाइप देखना, ध्यान से देखना। लाइक जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, आपके पास जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है यहाँ पे, ठीक है? मुझे डायग्राम बहुत अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाते हैं, कुछ दूसरा आंसर। मुझे नहीं पता था कि ओनली ऑप्शन वही था।
ये भी रखते हैं, और ये तो कंपैरेटिव बेसिस पे एनालिसिस के लिए हो जाएगा, और एक ये भी रखते हैं, दोनों डायग्राम रखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, सेम अगेन यहाँ पे वापस से डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात। जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल था, आपने इसको गर्म कर दिया, सुनना ध्यान से। जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल था, आपने इसको हीट कर दिया। हीट करने की वजह से क्या होगा ना, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर चली गई, +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। देखो जरा, सुनना ध्यान से। ऑक्साइड तो निकल लिया ऑक्सीजन के फॉर्म में, ऑक्साइड तो चला गया ऑक्सीजन के फॉर्म में। Zn+2 बेटा ये ट्रैप हो गया वॉइड पोजीशन, ये Zn+2 क्रिस्टल में रह गया। ये देखो, देखो मेटल एक्सेस में हो गया, यहाँ से ऑक्साइड एनायन तो चला गया ना, ऑलरेडी मेटल एक्सेस में हो जाएगा। बताओ मुझे, मेटल एक्सेस में हो गया ना, और उसके चार्ज को बैलेंस कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन है जो ग्रीन कलर से शो कर रखे हैं। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज Zn+2 लेके आ रहा है ना, उसके चार्ज को कंपनसेट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। दिखा, बताइए मुझे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाले बैठे हुए हैं उस चार्ज को कंपनसेट करने के लिए। तो यहां से देखो, मेटल आयन एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ऑक्साइड तो निकल गया ऑक्सीजन के फॉर्म में, और की चार्ज को यहाँ पे कॉम्पनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। और ये जो ट्रैप इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड एफ सेंटर। अगेन Zno का क्रिस्टल पहले कलरलेस होता था बिफोर डिफेक्ट, एंड आफ्टर डिफेक्ट इट टर्न्स इनटू येलो कलर। ये रिएक्शन लिखी हुई है, मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है। आप देखिए यहाँ से, ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका लाइक NaCl हुआ, ये NaCl टाइप हुआ, और ये आपका जिंक ऑक्साइड वाला हुआ। NaCl वाले में क्या हुआ था कि क्लोराइड माइग्रेट कर गया था, इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो गया था। ठीक है, जिंक ऑक्साइड वाले में क्या हुआ कि जिंक 2+ वहीं का वहीं है, ऑक्साइड निकल गई। ठीक है, ये याद रखना कि जो एफ सेंटर्स हैं दे आर फाउंड इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये पूछा जाएगा आने वाले टाइम में कभी भी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एफ सेंटर्स मिलते हैं, ये ध्यान रखें। आपसे सपोज ये कमेंट पूछे कि व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, तो बेटा हम नहीं बता सकते। डेंसिटी में इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे फर्स्ट केस में देखिए डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, कुछ कमेंट नहीं कर सकते। डेंसिटी इंक्रीज भी कर सकती है, इवन डिक्रीज भी। अब ये यहाँ क्लोराइड हुआ करता था, वो चला गया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ने ले ली, डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ लेटिस के अंदर Zn+2 आ गया, डेंसिटी बढ़ गई। तो कोई पूछे आपसे कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है या कहती है, आप कहोगे कुछ भी हो सकता है। डेंसिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। क्लियर, बताइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ये मेरे पास फेरस ऑक्साइड है FeO, है ना। ये नॉर्मल लेटिस नॉर्मल है, Fe+2 और ऑक्साइड आयन है इसमें। ठीक है, ये आइडियल स्ट्रक्चर है, आइडियल लेटिस है। अभी सुनना, कुछ ऐसा हुआ इसके अंदर,
पहले इसमें देखना, ध्यान से देखना, Fe+2 भी होता था, ऑक्साइड होते थे पहले, ठीक है। अभी हुआ क्या कि कुछ Fe+2 आयन वो लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गए, कुछ Fe+2 आयन लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गए। अब अगर Fe+2 आयन लैटिस को छोड़ के बाहर निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज तो कम हो गया, सिस्टम पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। उसकी भरपाई करने के लिए बेटा Fe+3 आते हैं चार्ज को कंपनसेट कर देने के लिए। ये देखो ट्रांजिशन मेटल एटम है, वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा, एक से ज्यादा वैलेंसी में होगा ये। आयरन +2 में भी होता है, +3 में भी होता है, फेरस में भी होता है, फेरिक में भी होता है। तो बेटा अगर मान लो सपोज 3 Fe+2 सिस्टम से निकल जाए, कितना चार्ज कम हो गया? 6 यूनिट, 6 यूनिट कम हो गया। अब +3 इसकी भरपाई करेंगे, कितने +3 ऐड होंगे? 2। चार्ज बैलेंस, क्रिस्टल का रूल है ये कि चार्ज मस्ट बी बैलेंस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, ये तो क्रिस्टल का रूल है। बताइए, +3 बाहर से इंसर्ट होते हैं बेटा, है ना, बाहर से इंसर्ट होते हैं क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। तो चार्ज तो बैलेंस हो गया, बट देखो 3 गए और आए कितने? 2। नंबर ऑफ आयरन एटम क्रिस्टल के अंदर कम हो गए। बताइए मुझे। नहीं, हीट करने पे नहीं बेटा, डिफेक्ट देखने, जरूरी नहीं हीट करने पे ऐसा हो, है ना, किसी भी तरीके से, मतलब ये जस्टिफिकेशन है कि हुआ क्या होगा अंदर, आफ्टर डिफेक्ट क्या सिनेरियो बन रहा होगा, ये सोचा गया है। तो 3 तो बाहर निकले और 2 ने उनकी जगह ली, तो बेटा ये सोचो कि नंबर ऑफ आयरन तो क्या हुए? कम हो गए। हाँ, इसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, सही बात है। नंबर ऑफ आयरन तो डिक्रीज कर गया ना, पहले रेशियो इट वाज 1:1, अभी ये रेशियो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इवन FeO एग्जिस्ट इन रेंज ऑफ Fe.93O टू Fe.96O, इस रेंज में FeO मिलता है, इसकी रेंज है। इसको बोलते भी है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड। मतलब क्या मतलब बताओ? रेशियो डिक्रीज कर गया, पहले 1:1 रेशियो था, अभी 0.93:1 हो गया। हाँ, डेंसिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये मुझे नहीं पता है कैसे हुआ आया, बट ये इसके अंदर मिलते ऐसे हैं, ये क्लियर है। मतलब इस क्रिस्टल में ये कंपोजिशन पाया जाता है। इफ क्रिस्टल इज ऑफ FeO तो उसमें Fe+2 और ऑक्साइड है। बट अगर ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक ऑक्साइड की बात करें, लाइक अगर सपोज आपने Fe.93O लिखा, तो उसमें कौन कौन से आयंस हैं? Fe+2 है, Fe+3 है और ऑक्साइड है, इस तरीके से। मान लो आपसे पूछा Fe+2 वाले का फ्रैक्शन कितना है, परसेंटेज कितना है Fe.93O में, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। मान लो अगर आपको Fe 0.93O में पूछ दिया इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन +2 फॉर्म, ये पूछ दिया, मतलब टोटल आयरन में कितने परसेंट होंगे जो +2 फॉर्म में होंगे, ये आपसे पूछ दिया, या कितने परसेंट होंगे जो +3 फॉर्म में होंगे, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। ये न्यूमेरिकल ही है ऋतिक कुमार, किसी डिफरेंट कलर का न्यूमेरिकल दिखता है क्या? टोटल आयरन कितने हैं? 0.93। टोटल आयरन एटम कितने हैं? 0.93। मान लो +2 वाले एक्स हैं, इस फॉर्मूले में देखो टोटल आयरन कितने हैं? 0.93। मान लो +2 वाले एक्स है, तो +3 वाले कितने हुए?
-X। एक ऑक्साइड आयन है, दिख रहा है ये सबको, ये एक है। बताओ कितना क्लियर है? नेट चार्ज कितना होना चाहिए? 0। तो बेटा चार्ज बैलेंसिंग की इक्वेशन बना लेते हैं। +2 वाले x हैं, चार्ज कितना हुआ? +2 इंटू एक्स। ठीक है। +3 वाले कितने हैं? 0.93 -x, ये +3 वाले हैं। एक ऑक्साइड है, x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से। x कितना आ जाएगा? 2x 3x। ये x बराबर जाएगा 927.79। ये x की वैल्यू आ गई। गलत है, 79% आंसर नहीं होगा। 79% रॉन्ग है। +2 है, +2 वाले x है आउट ऑफ 0.93, आउट ऑफ 0.93 है। तो परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन +2 स्टेट। x की वैल्यू कितनी आई? टोटल 0.93 आयरन है इंटू 100। x is 0.79, टोटल इज 0.93 इंटू 100। ये परसेंटेज आयरन है +2 फॉर्म में। 100 से माइनस कर देना तो +3 वाले भी पता लग जाएंगे। 100 से माइनस कर देना इसको तो +3 वाले भी पता लग जाएंगे। तो ये क्लियर है? कैसे निकाला ये क्लियर है? दस क्रिस्टल होल, मतलब इसमें मेन की कंसेप्ट क्या है कि क्रिस्टल पे नेट चार्ज शुड बी 0। नेट चार्ज ओवर क्रिस्टल मस्ट बी 0। वन टाइम मोर आप आराम से देख लेना वीडियोस में, फॉरवर्ड करके। इतनी छोटी सी बात में अगर आपको वन टाइम मोर लग रहा है बेटा, आगे बहुत दिक्कतें आपको सहनी पड़ेगी। नहीं, इसमें डायरेक्टली कांस्टेंट चेंज नहीं होता, जहां होता है वो बता दिया मैंने आपको। ठीक है? चलिए, लास्ट डिफेक्ट इज impurity defect। What is impurity defect? impurity defect क्या है? देखिए, मान लो मेरे पास NaCl का क्रिस्टल था, डायग्राम भी होगा मेरे पास। ये देखो, ये एग्जांपल कराया था लास्ट क्लास में भी। 0.79 अपॉन 0.93 इंटू 100। हिंदी में इसको अशुद्धता दोष बोलते हैं। ये देखिए बेटा, NaCl का क्रिस्टल होता था, है ना? NaCl का क्रिस्टल में अगर आपने थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ा सा अमाउंट में SrCl2 डोप कर दिया, SrCl2 एडेड एज ए इम्प्यूरिटी, मतलब स्मॉल अमाउंट में SrCl2 आपने इसमें मिला दिया। SrCl2 क्या है भाई? डाइवेलेंट आयन है, Sr+2। अंदर जब इंसर्ट होगा तो सोडियम को भगा देगा, और सोडियम पे चार्ज कितना है? +1। तो बेटा कितने सोडियम प्लस को किक आउट कर देगा? 2 को, क्योंकि खुद 2 यूनिट चार्ज लेके आ रहा है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम को निकाल देगा, भाग यहाँ से। 2 सोडियम निकल गए, एक जगह पे वो बैठ गया, देखिए यहाँ पे बैठ गया Sr+2, ये Sr+2 की पोजीशन है, और एक जगह खाली रह गई, दैट इज कॉल्ड कैटायनिक वैकेंसी। जो जगह खाली रह गई उसको बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी।
ठीक है, यहाँ पे कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी। आपने कितने Sr+2 मिल रहे हैं? एक। कैटायनिक वैकेंसी कितनी बनी? एक। कितने सोडियम प्लस गए? 2। ये बात क्लियर? डेंसिटी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वैलेंसी ऑफ एटम डोप्ड। बिल्कुल सेमीकंडक्टर में डोपिंग का ही कंसेप्ट है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्लियर है? तो आपने जितने Sr+2 मिलाए उतनी कैटायनिक वैकेंसी फॉर्म होगी। क्लियर है? इफेक्ट ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, जो पता है वो चीजें बता रहा हूँ। अपने मन से चीजें कैसे बोल दूं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं भी किताबों से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। दो जगह खाली होगी, बिल्कुल सही बात, दो जगह खाली होगी, लेकिन एक जगह में Sr+2 बैठेगा, दूसरी जगह खाली मिलेगी। Sr+2 कहीं ना कहीं सेटल भी तो होगा ना भाई। तो एक जगह सेटल हो गया, दूसरी जगह खाली रही। बताइए, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये डिफेक्ट का काम तमाम हो गया बेटा। एक लास्ट में एक फॉर्मूला याद रखना आप लोग, डिफेक्ट के बाद परसेंटेज साइट्स ऑक्यूपाइड, ये फॉर्मूला यूज होता है। डेंसिटी के टर्म में निकाल सकते हैं डिफेक्ट को, डेंसिटी के टर्म में डी थ्योरेटिक डी थ्योरेटिकल डी एक्चुअल आफ्टर डिफेक्ट इनटू 100। क्या मतलब है? थ्योरेटिकल डेंसिटी का क्या मतलब है? डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे? ये रखते थे, है ना? थ्योरेटिकल का मतलब कि जेड की वैल्यू आप आइडियल लेते थे। मतलब अगर एफसीसी लैटिस है देन जेड विल बी 4, है ना? तो भाई, तो रियल में तो आफ्टर डिफेक्ट क्या होगा? डेंसिटी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इफ शॉर्ट की डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट में एक्चुअल डेंसिटी इज लेस देन थ्योरेटिकल इन शॉर्ट की डिफेक्ट। जैसे शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करें, शॉर्ट की डिफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? एक्चुअल डेंसिटी उन्होंने दे दी, थ्योरेटिकल डेंसिटी हम z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब से निकाल लेंगे। भाई हमने सीखा है थ्योरेटिकल डेंसिटी कैसे निकालते हैं। टी बराबर जेड इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब, वहां ऐसे रखा, एक्चुअल डेंसिटी उन्होंने बता रखी सवाल में, परसेंटेज साइड ऑक्यूपाई कैलकुलेट कर लिया, 100 से माइनस कर दिया, तो पता लग गया कितनी परसेंटेज साइड अनऑक्यूपाइड है। बताइए। अच्छा बताओ, आप लोग बताना जरा कि फ्रैंकल में कैसे पता करेंगे कि कितनी साइड्स ऑक्यूपाइड है? इस फॉर्मूले से। आप लोग अपने अपने जवाब लिखो। मेरे पानी का घड़ा खत्म हो गया है ना? मैं 1 मिनट इसको भर के आ रहा हूँ। आप लोग अपने अपने जवाब लिखो। मेरी फोटो अभी दिख रही है क्या?
हाँ बेटा, ये पता है हमें कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसके अंदर डेंसिटी चेंज नहीं होती। गुड, वेरी गुड। मतलब फ्रैंकल में अपन ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, है ना। जो एक्चुअल डेंसिटी है वही थ्योरेटिकल डेंसिटी होगी। बिल्कुल सही बात। वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा तो सीख गए यार तुम लोग, थोड़ा थोड़ा तो आ गया आपको। बस यही है कि पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग, दिक्कत वाली ये बात है ना, आपने कभी पढ़ाई की है। बाकी रही सही कसर कोविड ने पूरी कर दी है। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको जेई में जाना है, एडवांस ट्रैक करना है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये डिफेक्ट का काम तमाम हो गया। नहीं, और ऐसा और कोई फॉर्मूला नहीं होता डिफरेंशियल के लिए। चलिए आगे देखिए। हाँ, अगर आप तैयार हैं जेई एडवांस के लिए तो बेटा दिन रात एक कर दीजिए। 6 दिन दम से पढ़ाई करिए। मतलब इवन मेरा खुद का भी आज का ये रूटीन है, आज का भी है। मतलब इंजीनियरिंग वगैरह करने के बाद से मेरा अभी का ये रूटीन है, मैं मंडे से फ्राइडे तक दम से काम करता हूँ। मंडे से सैटरडे तक, और संडे फुल रेस्ट, फुल एंजॉय। डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होता है डिफेक्ट फॉर्मेशन में? एक्चुअली आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट जो होती है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच। ठीक है, तो अगर आप हीट सप्लाई करते हो, सिस्टम को एनर्जी देते हो, तो डिफेक्ट बनते हैं। ठीक है, अगर आप हीट सप्लाई करते हो तो डिफेक्ट फॉर्म करते हैं। तो क्यू हीट देनी पड़ती है, सिस्टम को इनपुट देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ हीट, एंड क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव। Process is always endothermic. Defect formation is always endothermic process. चलिए इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी? आपको पता है कि जो ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के बेस पे तीन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस डिफाइंड है। ये पूरा, इवन आप इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड भी करोगे इस टॉपिक को, क्योंकि मेंस में इससे 2-3 बार सवाल आ चुके हैं, थ्योरेटिकल कंसेप्ट के, याद करने वाली चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सब्सटेंस तीन टाइप से क्लासिफाई है, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी रेंज। आपको कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी रेंज मिलता है दैट इज फ्रॉम 10⁴ टू 10⁷ साइमन मीटर इनवर्स। ये रेंज भी आपको याद रखनी है, इवन ये रेंज भी याद रखनी है। कंडक्टर में कंडक्टिविटी इज ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेटा ये 10⁴ से 10⁷ साइमन मीटर इनवर्स, ये रेंज है इनकी कंडक्टिविटी की। आपको पता है कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन मीटर इनवर्स। साइमन इज ओम इनवर्स, वन साइमन इज 1 ओम इनवर्स, मालूम है। सेमीकंडक्टर की जो रेंज है दैट इज फ्रॉम -20, नहीं, सेमीकंडक्टर की रेंज कितनी होती है यार, पहले बैच में तो लिखा हुआ। गुड, -6 से -4। -6 से -4 Simon meter inverse, and for insulator this range is from 10 to the power -20 to 10 to the power -10 Simon meter inverse। रेंज याद रखना, हो सकता है कि मेंस वाले बाउल हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल चीजें इस चैप्टर से वो पूछते हैं, इसलिए कह रहा हूँ रेंज ध्यान रखना। इनमें होता क्या है कि दो बैंड होते हैं, +4 आएगा, नहीं, -6 से -4 ही होता है, +4 तो बहुत कंडक्टिंग आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार, मेरे अकॉर्डिंग +4 नहीं होना चाहिए, है ना, -4 ही होना चाहिए।
नहीं, आप एक बार चेक कर लेना, एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लेना। -6 से -4 ही होना चाहिए, +4 नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, कि जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। आपको पता है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी मर्ज इनटू ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को दो बैंड में क्लासिफाई किया गया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और उससे हायर एनर्जी बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। +4 है, एक बार सही से चेक कर लेना आप लोग। सेमीकंडक्टर में -6 से +4 है क्या, एक बार चेक कर लेना। मॉड्यूल में +4 है, इतनी हाई कंडक्टिविटी के सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, है ना, +4 है तो अच्छी बात, +4 कर दिया मैंने, माई मिस्टेक, +4 कर दिया। सुनिएगा, दो टाइप के बैंड है। एनसीईआरटी जरूर देखिए, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, +4 या -4, ये जरूर देखिएगा। मैं मॉड्यूल के हिसाब से नहीं कर रहा, आप तो एनसीईआरटी में देखिएगा। एनसीईआरटी अपने लिए, एक मिनट, मेरे पास इवन एनसीईआरटी होगी भी, एक मिनट बेटा। भाई क्या हो गया तुम? रेंज ओ +4 है बेटा, सही है, +4 है। 10⁻⁻6 से लेके 10⁻+4 साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, मैंने एक एक लाइन पढ़ी हुई है, अब मुझे कई बार भूल जाता है यार, उम्र का कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट तो आएगा ना, आपको भी पढ़ना एक एक लाइन इसकी। अब वो पता है कि कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में एक दूसरे पे सबमर्ज होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं, कोई एनर्जी गैप नहीं होता, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। आपने इसमें पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स के अंदर। हाँ, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, बट इंसुलेटर में लार्ज गैप होता है। हाँ, सेमी में लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन। फर्मी लेवल कुछ बोलते थे उसको शायद, फॉरबिडन एनर्जी गैप में। इंसुलेटर में ज्यादा डिफरेंस होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाता। ये क्लियर है? अब देखना, जब सेमीकंडक्टर है ना, अगर आपको कुछ हीट दे दिया, थोड़ा बहुत गर्म कर दिया उसको, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, थोड़े बहुत। ठीक है, ये बात समझ में आई? लेकिन एक तरीका ऐसा मिला ना साइंटिस्ट को, कि इन्होंने सेमीकंडक्टर फील्ड में रिवॉल्यूशन ला दिया पूरा। कैसे रिवॉल्यूशन ला दिया? उन्होंने ये जो हम डिफेक्ट पढ़ते थे ना, उसके थ्रू, जो सॉलिड के अंदर हमने डिफेक्ट पढ़ा, वो आप ऐड देखते हो ना, दाग अच्छे होते हैं, तो बेटा कहीं डिफेक्ट भी अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं, सुनना। अगर एक नॉर्मल बात करूं मैं, तो मुझे पता है सिलिकॉन या जर्मेनियम जो है, ये मैंने दिखा रखा था, कोवल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ΔEg, और यहाँ लार्ज डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। ये देखिए डोपिंग का कमाल। यहीं से दिखा देता हूँ यार, इससे दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी विजिबल है आपको, दिख रही है एनसीईआरटी? बोलो बेटा, ये डायग्राम उठा लेते हैं, है ना, इसी को ले लेते हैं। एक मिनट।
ये देखो, देखना ध्यान से, ये नॉर्मल सिलिकॉन है, हर सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है सबको? टेट्रावेलेंट है, ठीक है। अब इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसकी कंडक्टिविटी को इनहेंस कर रहे हैं ड्यू टू सम डोपिंग, कुछ फॉरेन एलिमेंट डोप करके इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। तरीका क्या है, देखो ये ग्रुप 15 वाला इन्होंने एक ऐड कर दिया आर्सेनिक। अभी जो आर्सेनिक आया ना बेटा, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके आया, 4 तो इसने यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, टेट्रावेलेंट फॉर्म करने में, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन बच गया जो मोबाइल फॉर्म में मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ऑब्वियसली पहले सारे बॉन्ड लोकलाइज थे, चारों बॉन्ड इंटैक्ट थे, ठीक है। तो अभी ये जो, हाँ आप पढ़ के आओ 12th क्लास में, मुझे पता है ये बहुत बड़ा जोक है आज का, है ना। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है बेटा। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एक और तरीका है, इसमें ग्रुप 13 वाला इंड्यूस कर दो, ग्रुप 13 एलिमेंट ऐड कर दो। पहले तो ग्रुप 15 वाले में ग्रुप 14 वाले में 15 मिलाया, अभी 13 वाला मिला, तो वो तो 3 इलेक्ट्रॉन लेके आया, एक बॉन्ड खाली रह जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक बॉन्ड खाली, एक इलेक्ट्रॉन कम है, कम है ना, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, होल, ठीक है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो तेजी से होल को भरने की कोशिश करेंगे, एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल में जाएगा, तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकला वहां होल बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चार्ज का फ्रीक्वेंट माइग्रेशन होगा और कंडक्टिविटी इनहेंस कर जाएगी। बेसिकली दीज आर टू वेज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर्स, और जिसके थ्रू सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है फ्रॉम डोपिंग। ये आपने पढ़ा हुआ है, आता है सबको, बताइए यस और नो, क्लियर है सबको? एन टाइप एंड पी टाइप, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद आते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हाट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, किस तरीके से ये सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, इसका रीजन क्या है, किसी भी सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का रीजन क्या है। इलेक्ट्रॉन, किसी भी सॉलिड में रीजन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्या है, इलेक्ट्रॉन से। कैसे है इस बात को समझते हैं, देखिए कैसे। आपने ये पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि अगर सपोज एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, अगर वो एक्सिलरेट हो रहा है, मूविंग चार्ज एक्सिलरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, पढ़ा है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक्सिलरेट हो रहा है, एक चार्ज कैरियर है जो एक्सिलरेट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। कैसे होगा, देखो अब सपोज ये ऑर्बिट है, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है ना बेटा, और ये एक्सेलरेट हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो अगेन इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा एक यही मोशन नहीं होती इसके अंदर, अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे और ऐसे, एक्सिस के अबाउट भी तो रोटेट करता है ना। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है इट विल बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसकी वजह से सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट होती है, हाँ, स्पिन की वजह से, सही बात है।
इस बेस पे 5 क्लासिफिकेशन किए गए, पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो एंड फेरी। 5 क्लासिफिकेशन किए गए, ध्यान से सुनना। आपको इनको एग्जांपल्स के साथ याद रखने हैं, ठीक है। पैरा में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। कैसे अट्रैक्ट होता है? वीकली अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता क्या है कि जैसे आपने एक सब्सटेंस ले लिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक O2 है, Cu+2 है, Cr+3 है। तो अगर ये आपका सॉलिड है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं Fe नहीं होता बेटा, Fe फेरोमैग्नेटिक होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई, मैग्नेटिक लाइंस हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, और ये मैग्नेटिक लाइंस इसकी तरफ होके जाती है, इससे होके जाती है, अट्रैक्ट होके जाती है। इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस को ये अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ये अट्रैक्ट होता है। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, में ये अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आपने सपोज मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी वहीं पे। वीकली अट्रैक्ट होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, रीजन इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया आपने, मैग्नेट का काम करना बंद कर देगा। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, O2, Copper 2+, Fe+3 एंड Cr+3। यही एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अनुचुंबकीय हिंदी में बोलते हैं इसको, एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट आता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में क्या होता है बेटा, इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दोनों का रोटेशन अपोजिट है, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों के जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल आउट, कैंसिल ईच अदर। होता क्या है कि ये फील्ड के अंदर रिपेल होते हैं। तो ये आपने एक सॉलिड ले लिया जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो मैग्नेटिक लाइंस इससे दूर भागेंगी, कहेंगी भागो भागो भागो, आया मैग्नेटिक आया। ये दूर भागेंगी बेटा, मैग्नेटिक लाइंस जो है इससे दूर भागेंगी, ठीक है, रिपेल होंगी। अगेन टेम्पररी है ये, आपने फील्ड हटा ली, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसके, पेयर्ड सब्सटेंसेस लाइक बेंजीन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, NaCl एंड वाटर। जो एनसीईआरटी में जितने दे रखे हैं, हालांकि सब्सटेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, इवन ऑर्गेनिक में आपसे पूछते भी हैं, तो जो आपको दे रखे हैं केवल उतने ही देखते हैं। अब देखिए इसके बाद आते हैं तीन सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं आपस में। कौन कौन से? फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी। इनमें कॉमन क्या है? सुनना, कॉमन क्या है इनमें, कि ऐसे मेटल आयन जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में है। मेटल आयंस, मेटल आयंस नॉट इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना। मेटल आयंस दैट हैव सेम मैग्नेटिक मूवमेंट।
ये मिलके आपस में क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं और इस क्लस्टर का नाम है डोमेन। इन तीनों की कहानी डोमेन बेस्ड है। ये जो मेटल आयंस हैं जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट आइडेंटिकल है, वो आपस में मिलके क्लस्टर फॉर्मेशन करते हैं और इस क्लस्टर का नाम क्या है? डोमेन। बताइए, क्लियर है? देखो बेटा, ये कहानी याद रखना भाई, एनसीईआरटी की ये वाली कहानी है जो लिखी हुई है, ये पढ़ना है आपको, इससे सवाल पूछा गया है। ये डायग्राम, ये आपको डोमेन शो कर रखे हैं, है ना? ये डोमेन है, ये जो एरो बना रखा है ना, ये डोमेन है। डोमेन बताता क्या है? डोमेन क्या बताता है? ग्रुप ऑफ मेटल आयन। ग्रुप ऑफ मेटल आयन, ठीक है? या एग्रीगेशन कह सकते हो, क्लस्टर या एग्रीगेट कह सकते हो, ठीक है? अब इसमें जिनके मैग्नेटिक मूवमेंट, इनके डोमेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल अलाइंड हो जाए, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के पैरेलल अलाइंड हो जाए, दे आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। फेरो एग्जांपल्स आर आयरन है, गैडोलिनियम है, CrO2 है। ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। देखो देखो, इस लाइन को देखना, दिख रहा है आपको? इस iron, cobalt, nickel, gadolinium, CrO2 are attracted very strongly by magnetic field. They are called ferromagnetic, permanently magnetized. ठीक है? Metal ions of ferromagnetic substances are grouped together into a small region called domain. इनको domains बोलते हैं. Such domain act as a tiny magnet. वैसे तो ये डोमेन जो है ना, वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होते हैं मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए ऐसे होते हैं। वैसे तो इनका ओरिएंटेशन रैंडम होता है। चिपका दूं इसको, यहाँ चिपका दूं। रैंडम होता है बेटा। लेकिन जब आप फील्ड लगाते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट कर जाते हैं। अगर सारे के सारे एक डायरेक्शन में ओरिएंट कर गए लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक। निकल और इसका एग्जांपल, ठीक है? सारे पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी फेरो। एंटी फेरो के एग्जांपल, हाँ, सॉर्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। एंटी फेरो में आई थिंक MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड। MnO है एंटी फेरो में। और अगर ये अनइक्वल और इक्वल नंबर्स में हो जाए, पैरेलल और एंटी पैरेलल अनइक्वल नंबर में हो जाए, देन इट इज कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक। ZnFe2O4, Fe3O4, like these are antiferro। इनकी प्रॉपर्टी बेस है ऑन डोमेन, ठीक है? डोमेन आर ग्रुप ऑफ मेटल आयन हैविंग आइडेंटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट। नहीं, सो रिपेल होगा एंटीफेरो। इसकी स्लाइड होती है फेरी मैग्नेटिक की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फेरी की स्लाइड होती है। इवन हीट करने पे ये पैरा में कन्वर्ट हो जाती है। इनके जो डोमेन्स हैं, इन्होंने जो बंडल बना रखा था अपने मेटल आयंस के, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं और ये पैरा की तरह एक्ट करने लगते हैं। इससे बिल्कुल जो आपने लाइनें पढ़ी एनसीईआरटी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, विदाउट एनी ऑल्टरेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्लास इलस्ट्रेशन के PDF सॉल्यूशन
क्लास इलस्ट्रेशन के पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं मिलते, खुद से सॉल्व करने होते हैं। आप ई सॉल्यूशन ऐप पे डाउट उनके पूछ सकते हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जाके आपका ये चैप्टर खत्म हो गया बड़ी मेहनत के बाद। अगले टर्म से लिक्विड सॉल्यूशन आपका नया चैप्टर होगा। इजी था चैप्टर, मुझे पता है कैसा था मेरे लिए। अगले टर्म से नया चैप्टर जो होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसके होमवर्क लिख लीजिए आप, S1 पूरी, O1 पूरी और जेई मेंस पूरी, ये कंप्लीट करना है। अगले टर्म पे डिस्कस करूंगा, पहले डिस्कस करूंगा फिर आगे पढ़ाऊंगा। इतना होमवर्क होना चाहिए। उसके बाद S1 S2 वगैरह बाद में, S2 O2 बाद में दूंगा। चलिए बेटा, है ना, क्लोज कर रहा हूँ मैं। बेटा है तो वैसे लिक्विड सॉल्यूशन 5 लेक्चर का, लेकिन मुझे नहीं लगता 5 लेक्चर में हो पाएगा, है ना। 5 लेक्चर में होना पॉसिबल नहीं लगता। ठीक है, चलिए मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ मैं, इसका हैंड आउट दे देता हूँ। आज मैं आपको रात तक नोट्स भी दे दूंगा इस चैप्टर के। आज ही तो कल डेफिनेटली मिल जाएगी, आज ही हो सके मिल जाए।